चलिए देखते हैं सीजी करंट अफेयर क्या है 2829 अप्रैल 2023। हम लोग करंट के साथ क्या है बैकग्राउंड को भी देखते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके जाइए, प्लेलिस्ट बने है करंट अफेयर अप्रैल करके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना, इसका बैकग्राउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिसीमन होने वाला है अभी, तो परिसीमन के पश्चात छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी होगी। याद रखना, अगर परिसीमन होता है, राजपत्र में प्रकाशित होता है और ये लागू हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। राज्यसभा वर्तमान में 5 है राज्यसभा। उसी प्रकार लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी होगी, तो याद रखना ये 17 होगी, वर्तमान में 11 है। अब बात करते हैं विधानसभा सीट की। तो विधानसभा की जो सीट है वो हो जाएगी 136, वर्तमान में 90 है। अगला है परिसीमन के पश्चात सांसदों की संख्या। तो सांसदों की संख्या बोला है यहाँ पर ना 17 और 7, तो 17 और 7 कितना होगा, 24 होगा ना। चलिए बैकग्राउंड देखते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज़ को याद रखना है कि एक लाइन याद रखना है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में राज्य की लोकसभा सीटों में इजाफा होगा, याद रखना है। केंद्र सरकार की नई परिसीमन सूची के अनुसार अब राज्य में 17 लोकसभा सीट होंगी, जबकि 11 क्या होगी, राज्यसभा सीट होंगी। सॉरी, ये क्या है, अभी तक क्या है, 11 है। उसी प्रकार है आपका नए परिसीमन सूची के अनुसार 7 राज्यसभा सीटें होंगी, लेकिन वर्तमान में क्या है, 5 है। अब संसदीय विशेषज्ञों के अनुसार राज्यसभा और लोकसभा सीटें के बदलने के बाद विधानसभा सीटों का भी परिसीमन हो जाएगा, जिसके बाद जो है कितना हो जाएगा, ये संख्या 136, वर्तमान में कितना है, 90 है ना। हालांकि ये जो सीट बदलना विधानसभा वाले राज्य सरकार का होगा, 2026 के बाद यह परिसीमन क्या है, लागू होने की संभावना है। अब याद रखना, इसमें जो चुनाव होगा 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आपके अप्रैल मई में होगा। तो ये जो चुनाव है पुरानी सीट पर होगी, अर्थात कि 11 लोकसभा सीट पर होगी, ठीक। और अंतिम जो फैसला होगा अधिसूचना आने के बाद ही पता चलेगा। परिसीमन सामने आया है, जिसके मुताबिक राज्य में अब 17 लोकसभा सीटें होंगी और 7 राज्यसभा सीटें होंगी, यानी कुल 24 सीटें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी, जबकि फिलहाल 11 सीट लोकसभा और 5 सीट राज्यसभा में है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सीटें 136 तक हो सकती है, जबकि फिलहाल ये कितना है, 90 विधानसभा सीट है। केंद्र सरकार के नए परिसीमन सूची जारी कर छत्तीसगढ़ में लोकसभा बढ़ावा दिखाया गया है और 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटें बढ़ी है। हालांकि इसे राष्ट्रपति भवन में स्वीकृत मिलने के समय लेकिन तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। अब पूरे देश की बात करें तो नए परिसीमन के पश्चात याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 800 क्या हो जाएगी, आपकी लोकसभा सीटें हो जाएंगी और राज्यसभा कितना हो जाएगा आपका, 320 और 12 नॉमिनेट सीट होंगी। इस तरह देश की कुल संसद की बात की जाए, संसदों की संख्या तो 1132 होंगी ना। अब देखते हैं परिसीमन शब्द इतने समय से आ रहा है, क्या चीज़ है आखिर परिसीमन, क्या चीज़ है जी। तो याद रखना, परिसीमन यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने के कार्य को परिसीमन कहते हैं। एक शब्द में पूछ सकता है परिसीमन का आशय क्या है या परिसीमन का अर्थ है, तो लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने के कार्य को क्या है, परिसीमन कहते हैं। अब बात की जाए परिसीमन का संपादन, तो परिसीमन का कार्य एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, स्वतंत्र परिसीमन आयोग के द्वारा। उद्देश्य याद रखना, इसमें परिवर्तित जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व तय करना होता है। याद रखना, इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जो लोकसभा होता है या जो विधानसभा सीट होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो जनसंख्या पर। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, दोनों में पूछा, छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में और इंडिया वाले सेक्शन में। जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना इसका अगला उद्देश्य होता है परिसीमन आयोग का। भौगोलिक क्षेत्र का उचित विभाजन करना भी है, ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को दूसरे पर अनुपयुक्त लाभ की स्थिति प्राप्त न हो। अब विशेष चीज़ याद रखना है आपको, इस प्रक्रिया के कारण लोकसभा में अलग अलग राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या और किसी विधानसभा की कुल सीटों की संख्या में परिवर्तन भी आ सकता है। अब देखते हैं परिसीमन आयोग। तो प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। एक याद रखना, परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है किसके तहत, अनुच्छेद 82 के तहत। कब, जनगणना होने के बाद। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन किया जा सकता है। प्रत्येक जनगणना के बाद किसको, राज्य को, ठीक, उसको देखे थे, संसद को। अब बात की जाए आयोग की नियुक्ति, तो अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद रखना, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। कार्य फिर वो जो हम देखे थे, राज्य निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। किसके साथ, राज्य निर्वाचन आयोग के साथ, परिसीमन आयोग। अब इसमें संगठन या संरचना कौन कौन होता है इसमें याद रखना, तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहेंगे, फिर क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेंगे, फिर जो संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त रहेंगे ना। अब विशेष चीज़ याद रखनी, इसमें सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को समान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमा को निर्धारित करना।
ये वर्ड आपको याद रखना, ये जो है संख्या को समान करना। ऐसे क्षेत्र जहाँ सापेक्षिक रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है उनके लिए आरक्षित करना। ये सभी निर्धारण नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किए जाते हैं। अब गठन वर्ष कब ये जो आयोग है इसका गठन किया गया, तो अधिनियम और गठन देख रहे हैं। अधिनियम 1952 के तहत कब गठन हुआ, 1952 में हुआ। अधिनियम 1962 के तहत 1963 में हुआ। अधिनियम 1972 के तहत 1973 में हुआ। अधिनियम 2002 के तहत 2002 में हुआ परिसीमन आयोग गठन। अब देखते हैं कार्य की बात किया है तो 1981 और 1991 की जनगणना के बाद कोई भी परिसीमन का कार्य नहीं हुआ है। वही बदलाव, परिसीमन यानी कि बदलाव। फिर विशेष याद रखना है वर्ष 2002 से 8 तक परिसीमन जनगणना 2001 के आधार पर की गई थी, लेकिन वर्ष 1971 जनगणना के अनुसार विधानसभा और संसद में तय की गई सीटें कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अर्थात अभी जो चल रहा है वो कौन सी जनसंख्या पर आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। इस चीज़ को याद रखना है आपको। अब कब होगा, 2026 में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार से ये हाईलाइटेड है और एक क्वेश्चन पूछा था, मैं बताऊंगा अभी आगे क्या क्वेश्चन पूछा था। तो 1 मई को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, याद रखना, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। बोरे जब कुछ घंटे पुराना हो जाता है तो वह बासी कहलाता है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, बोरेबासी को लिखिए, इस टाइप से कुछ आ सकता है। व्यंजन से संबंधित जो क्वेश्चन कई बार पूछता है, आप लोग देखे होंगे कि ये व्यंजन किससे मिलकर बनता है या ये व्यंजन किससे मिलकर बनता है, स्वाद कैसा आता है, कब बनता है। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में क्या है, मनाया जाता है। उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। तो बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग। 30 त्योहारों और कला परंपराओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ का खान पान भी लोगों को लुभाता है, याद रखना इस चीज़ को। ये आपके लिए निबंध के रूप में भी आ सकता है, तो आपको तैयार रहना है इसको लेके। लोगों के यहाँ व्यंजनों के स्वाद के साथ साथ उनके नाम भी रोचक लगते हैं और आकर्षित लगते हैं। मसलन ठेठरी, चीला, फरा, खुरमी आदि इन्हीं में से एक बोरेबासी का भी है। असल में बोरे और बासी दो तरह के व्यंजन है, याद रखना। बोरे होता है और एक बासी होता है, लेकिन ये एक ही है ना। बोर देते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, बासी बनता है। वो पके हुए चावल को पानी में डुबोकर यह व्यंजन तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है जी, तो पके हुए चावल को पानी में डुबोकर यह व्यंजन क्या है, तैयार किया जाता है। अगला याद रखना है आपको, दही, अथान, पापड़, चटनी, बिजौरी, भाजी जैसी चीज़ों के साथ इन्हें खाया जाता है। किसके साथ खाया जाता है, तो दही, अथान, पापड़, चटनी, बिजौरी, भाजी जैसी चीज़ों के साथ। बोरे जब कुछ घंटा पुराना हो जाता है तो क्या कहलाता है, बासी कहलाता है। बोरे जब कुछ घंटा पुराना हो जाता है तो क्या कहलाता है जी, बासी कहलाता है। स्वाद के साथ साथ व्यंजन में पौष्टिक गुण भी भरपूर होते हैं, याद रखना। एक नया पॉइंट है आपके लिए, जैसे कुछ लिखा निबंध टाइप से आता है तो पौष्टिक गुण करके आप हेडिंग डाल सकते हो। दरअसल छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बोरेबासी जो है रची बसी है। यहाँ लोग के खान पान में इस कदर शामिल है कि यहाँ के लोग ददरिया और नाटकों में भी बोरेबासी का विवरण मिलता है। अगर ददरिया का गायन भी होता है या कोई नाटक का मंचन होता है तो वहाँ पर भी बोरेबासी का क्या है, वर्णन मिलता है, बोरेबासी का विवरण दिया जाता है कि बोरेबासी क्या है, कैसे खाया जाता है। फिर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर क्या होता है जी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस सम्मान में राज्य में बोरेबासी तिहार का आयोजन किया जा रहा है। यह कदम सामाजिक समरसता के साथ साथ किसानों और श्रम वीरों का मान बढ़ाने की दिशा में क्या है, प्रशंसनीय कदम है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति और लोक परंपराओं तीज त्यौहार को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इनमें छत्तीसगढ़ी पर्वों का मुख्यमंत्री निवास में आयोजन के साथ ही इन पर्वों का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किए गए हैं। पारंपरिक खान पान को बढ़ावा देने के लिए सभी जिले में गढ़ कलेवा प्रारंभ किए गए हैं, याद रखना। गढ़ कलेवा सभी जिले में प्रारंभ किए गए हैं ना। और एक्चुअल में जो गढ़ कलेवा योजना है प्रारंभ हुआ था, याद रखना, आपके 2016 में सबसे शुरुआत हुआ था। फिर 19-20 में इसको क्या है, प्रत्येक जिले में बढ़ावा देगा। छत्तीसगढ़ में तीज त्योहारों को लेकर लोगों के दैनिक जीवन में चावल का बहुतायत उपयोग होता है। बोरेबासी यहाँ अमीर गरीब सभी के घरों में इसे चाव से खाया जाता है। मेहमान को भी इसे परोसा जाता है। आमतौर पर घरों में पके हुए अतिरिक्त चावल के सदुपयोग के लिए बोरेबासी तैयार की जाती है। इसके गुणकारी महत्व को देखते हुए इसे घरों घर खाने का प्रचलन है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि घर में कोई मेहमान या कोई व्यक्ति आ जाए तो वह भूखा न जाए। सुबह जब लोग काम पर जाए तो उसके लिए तत्कालिक तौर पर भोजन की व्यवस्था की जाए। इसी उद्देश्य से परिवार के निश्चित सदस्यों से अधिक खाना बनाने का रिवाज प्रचलित है। बोरेबासी जहाँ गर्मी के मौसम में ठंडकता प्रदान करता है, याद रखना। इसके गुण के बारे में लिख सकते हो आप लोग, बोरेबासी का गुण क्या है, तो ठंडकता प्रदान करना। वहीं पेट विकार को दूर करना, पेट के विकार को दूर करना अगला हो गया। पाचन के लिए यह गुणकारी है, पाचन के लिए गुणकारी, 3 चीज़ हो गया यहाँ पर। बोरेबासी को पौष्टिक आहार के अंतर्गत माना जाता है। गर्मी के मौसम में जब तापमान अधिक होता है तब बोरेबासी विशेष तौर पर खाई जाती है। यह लू के बचाने में काम करती है। अगला इसके लाभ क्या हो गया कि लू से बचाने में क्या है, काम करती है। बोरेबासी में प्रचुर मात्रा में पानी होता है। उल्टी दस्त जैसी बीमारियों में यह शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। अगला पॉइंट ये हो गया। इसके गुण बहुत सारे गुण हैं, आप लोग एक एक करके लिख लेना इसको। छत्तीसगढ़ के बड़े होटलों के मेन्यू में भी बोरेबासी शामिल किया गया है, याद रखना, मेन्यू में। ठीक है, अन्य राज्यों आने वाले लोग को छत्तीसगढ़ के खान पान की विशाल रेंज अब होटलों में मिल रही है। इसी प्रकार मिलेट से बने अनेक व्यंजन भी होटलों में उपलब्ध है। मिलेट कैफ़े का इतने ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मिलेट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देखना, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ की मिलेट योजना बताया हूँ, भारत के मिलेट साथ ही विश्व के क्या है श्री अन्न की योजना दी गई इसको।
कोदो कुटकी और रागी की खेती की परंपरा ही है और अंचल क्षेत्रों में यहाँ खाद्यान्न के रूप में लोकप्रिय है। पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण इसे सुपर फूड की संज्ञा गया है। श्री अन्न, सुपर फूड और भी बहुत सारे इसको क्या है मिलेट, मोटे अनाज संज्ञा दी गई है। तो याद रखनी चीज़ को, मिलेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार को क्वेश्चन बनने का संभावना। बच्चे और गर्भवती महिलाओं को कोदो कुटकी से बने उत्पाद का सेवन करने की सलाह क्या है विशेषज्ञ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमाएं स्पष्ट नहीं होने के कारण कौन से क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य चल रहा है। याद रखना मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है इस प्रकार है। ये हो गया एमपी वाला बॉर्डर, ये हो गया आपका सीजी वाला बॉर्डर, यहाँ पर है आपके गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला एरिया। तो यहाँ पर आपका आता है, याद रखना इस प्रकार से कुछ बनता है जब सीमा निर्धारित होता है। तो ये मैकल श्रेणी वाला रेंज है। ये आपके राजनांदगांव हो गया, नया जिला जो कि खैरागढ़, सुईखदान, गंडई हो गया, साथ ही कबीरधाम हो गया, फिर क्या है आपके मुंगेली वाला एरिया हो गया, और ये क्या है आपके गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला हो गया। तो ये एरिया को क्या है कवर करता है जी। और इसी के सीमा का निर्धारण नहीं होने के कारण यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है। आगे देखते हैं इसका बैकग्राउंड। छत्तीसगढ़ गौरेला पेंड्रा मरवाही और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की सीमा क्या है, अनूपपुर जिले की सीमा निर्धारित सीमा दर्शाने वाला मैकल पर्वत श्रृंखला के पहाड़ काटे जा रहे हैं। कसरंगा घाटी, याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट, कसरंगा घाटी कौन से एरिया में स्थित है करके क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो भी हो। यहाँ पर ब्लास्टिंग ड्रिलिंग के जरिए पहाड़ का क्या है बड़ा हिस्सा कट गया है। इसके लिए जीपीएम के कलेक्टर ने अधिकारियों की जांच की कमेटी गठित किया है। अब बात आती है आपके मैकल पर्वत श्रेणी की। तो बात किया मैकल पर्वत श्रेणी में बताया हुआ ये अगर ये जिला का सीमा है पश्चिम वाला, तो यहाँ पर ऐसे फैला हुआ है। ये राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कबीरधाम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। अब स्थिति की बात किया तो राज्य ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। तो ये कौन सी एरिया में है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम में हो गया, तो पश्चिम में स्थित है। अब भाग की जाए बात तो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग, ये सतपुड़ा पर्वत ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत, उसके ऊपर है आपके विंध्याचल पर्वत, बीच में आपके नर्मदा नदी बहती है। तो ये सतपुड़ा पर्वत का क्या हो गया, ये हो गया आपका पूर्वी भाग, ये हो गया आपका पश्चिमी भाग। तो क्या है गया सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी कगार है ये मैकल पर्वत श्रेणी। अब बात की जाए मैकल पर्वत श्रेणी की तो पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, इस प्रकार है इसका ढाल। विभाजन, तो ये जो आपके मैकल पर्वत श्रेणी है, ये मैकल पर्वत श्रेणी है, ये जो है ऊपरी महानदी बेसिन यहाँ पर हो गया, और ये हो गया आपके क्या है नर्मदा बेसिन, इधर जी नर्मदा बेसिन। तो ये दोनों को क्या करती है विभाजित करती है। उसी प्रकार आप केशकाल घाटी को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछता है। ये केशकाल, ये महानदी, और ये क्या है बस्तर का पठार, इसको कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। या फिर महानदी बेसिन और गोदावरी बेसिन याद रखना है आपको। साल वृक्ष की यहाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है, याद रखना बैगा जनजाति यहाँ पर निवास करती है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मैकल श्रेणी की पूर्वी भाग में कबीरधाम, राजनांदगांव स्थित है। तो वही बताया ना आपको, ये मैकल श्रेणी है तो इसका पूर्वी भाग, ये पश्चिम भाग, तो इस एरिया में क्या है छत्तीसगढ़ जो है जिला है, ठीक है। यहाँ पर साल वृक्ष की अधिकता है, बीजबानी घाटी है, ठीक है, और साथ ही बैगा जनजाति है, याद रखना है। मैकल श्रेणी के कारण कबीरधाम जिला क्या है वृष्टि छाया में आता है। अब इसको देखते हैं वृष्टि छाया, तो ये फिर हो गया आपका मैकल पर्वत श्रेणी। अब बात किया अगर छत्तीसगढ़ के मैप की, छत्तीसगढ़ के मैप के ऐसे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो ये मैकल पर्वत श्रेणी है। अब ये बंगाल की खाड़ी से जो है आपकी क्या है वर्षा होती है, तो उड़ीसा होते होते आती है। लेकिन इसकी जो मानसून की क्षमता है, मानसून में जल धारण की क्षमता क्या है बहुत कम हो जाती है, ऐसे आते आते बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर तो पानी नहीं पहुँच पाता कबीरधाम वाला जिला एरिया में, ठीक है। अब साथ ही इधर से क्या है आपके अरब सागर से जो शाखा से पानी आती है, अरब सागर से, तो अरब सागर से जो शाखा से पानी आती है वो क्या है जैसे कि कोई भी पर्वत होता है, आपको याद रखना है ऐसे होता है पर्वत, ठीक। अब मानसून इधर से आ रही है, मानसून इधर से आ रही है, मानसून इधर से आ रही है, तो ये मानसून क्या है हवा ऊपर उठेगी, हवा ऊपर उठेगी क्योंकि इसमें पानी रहता है, तो ज़्यादा देर तक धारण नहीं कर सकता, और यह क्या है वर्षा कर देती इस एरिया में। तो ये मैकल श्रेणी है, तो वर्षा किधर हो गया इस साइड हो गया एमपी साइड, और यहाँ पर क्या है आपका कबीरधाम, यहाँ पानी नहीं पहुँच पाया। फिर ये हवा ऐसे बहती है और आगे बढ़ जाती है क्योंकि ये ठंडा होती है और ये वर्षा करती है। फिर ये क्या है इसकी जो जल धारण क्षमता है वो कम हो जाती है, फिर सीधा निकल जाती है। यहाँ पर क्या है राजनांदगांव कबीरधाम वाला एरिया, मेनली कबीरधाम वाला एरिया छूट जाता है क्योंकि इधर से भी बंगाल की खाड़ी से भी क्या है यहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत हो जाता है, मतलब यहाँ तक आते आते वर्षा क्या होती है खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार इसको क्या है वृष्टि छाया कहते हैं। और इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर